कराची की कुछ सिमत नहीं है, तो तासुब तो आप भी कर रहे हो। क्या चेंज आने वाला है कि कराची में कोई लीडरशिप नहीं है। एमक्यूएम, ठीक है, उसकी पहचान कराची है। कराची का नौहा सुनाते हुए नजर आती है अपोजिशन में वो, लेकिन जब इक्तदार में आ जाती है सब भूल जाती है। फुल स्टॉप का क्या मतलब है कि सियासत खत्म होता है। हेलो की आवाज आने वाली है। देखें, दो जवाब दूंगा इसके क्लैरिटी के साथ। बहुत से लोगों को बुरी भी लगे, आ जाती है सिंध किसी की जागीर नहीं है, कराची किसी की जागीर नहीं। हमें पता है जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो किन शहरों ने जश्न मनाया था, किन लोगों ने, जो आज पीपल्स पार्टी के वुज़रा बैठे हुए इनमें से कौन कौन थे खुद को सिंधी तस्लीम करते हैं। भाई मैं तो मुहाजिर हूं कि पीपल्स पार्टी इज नॉट एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर सिंधी कम्युनिटी। कराची है कराची वालों की जागीर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंधी कौम है ना सिंध मानता है। तो इमरान खान साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर अभी नजर नहीं आ रहा। जो इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर वफाकी वजीर रहे, क्या उनके वालिद ने लियाकताबाद 10 नंबर पे गोलियां नहीं चलाई जिनके नाम पे शौदा उर्दू चौक? तो ये शहर के अंदर अलमिया ये है कि ना यहाँ का डकैत मुकामी है ना यहाँ के मुहाफिज मुकामी है। इल्जाम लगा रहे हैं आप ही। तो आप नहीं समझते आपका ये नारा कोई भी खून खराबा इस शहर में दोबारा पैदा कर सकता है? मैं आज आपके पॉडकास्ट से चले चैलेंज करता हूं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को भी, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी, आसिफ अली जरदारी को भी, आसिफा भुट्टो जरदारी को भी कि क्या आप कराची के किसी शहरी को लाड़काना में कमिश्नर लगाएंगे? सर बहुत अदालतें तो उजैर बलोच को भी रिलीफ दे दी है ना। उजैर बलोच को जो रिलीफ मिल रहे हैं वो केसेस चल ही नहीं रहे। अगर वो सिंधी कार्ड खेल रहे हैं तो इस तरह महाजर कार्ड भी तो खेला जा रहा है। अगर कोई ये समझ रहा है कि खून खराबे की धमकियां देके झुका देगा, दबा देगा, तो ये कौम झुकने दबने वाली नहीं है। तो मकामी भी था कराची का, उसके बाद तो इख्तियारात ही नहीं थे। जब देखो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तियारात करो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तियारात करो ना। मेरी धरती माँ पाकिस्तान है, सिंध उसका सूबा है। पता हमें मालूम है, आपको मालूम है कैसे थाने चल रहे हैं, कैसे सिस्टम चल रहा है। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी ना थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनकट पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम फुजैल जतोई है। नाज़रीन, शहर कराची जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जो इस मुल्क की बैकबोन है, उस शहर के साथ होने वाली ज़्यादतियों की कोई मिसाल नहीं मिलती। कभी यहाँ पर बसने वाले शहरी डंपर के नीचे आ जाते हैं, कभी डकैती मुज़ाहमत के दौरान मारे जाते हैं, तो कभी क्या होता है किसी इमारत में आग लगने के सबब झुलस जाते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बैरिस्टर भी हैं और अपने शहर के लोगों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, हम आवाज होते हुए नजर आते हैं। टीम मुहाजिर पाकिस्तान के सरबराह हैं बैरिस्टर हसन खान साहब। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है मुझे अनकट पॉडकास्ट का। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इन तमाम मसाइल के ऊपर, और आपकी टीम का मैं मशकूर हूं जिन्होंने मदऊ किया मुझे। हसन भाई, कराची किस सिमत जा रहा है? कराची अभी तो आपके सामने है कि कराची की कुछ सिमत नहीं है, और उसकी वजह यह है कि कराची में कोई लीडरशिप नहीं है। जब कराची के अंदर कोई लीडरशिप ऐसी आएगी तो सिमत का तयन भी होगा, और जब सिमत का तयन होगा तो मंजिल का तयन भी हो जाएगा। अभी आपके सामने है कि कराची सिर्फ एक अनदेखे रास्ते पे चल रहा है, और जिसका जो बल पड़ रहा है, चाहे हुकूमत हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे बल्दियाती इदारे हो, या चाहे वो इदारे हो जो सिंध बिल्डिंग, जो सिंध गवर्नमेंट के मातहत आते हैं, जिसमें मुख्तलिफ इदारे हैं, या आप सिंध पुलिस को भी ले लें, तो ये जितने इदारे हैं, इनका जिसका जहां बल चल रहा है शहरियों के ऊपर, ये अपना दाव भी आजमा रहे हैं, और अपने जो मसल्स हैं वो सब जो है अपने मसल्स को आवाम के ऊपर, कराची के शहरियों के ऊपर जो है वो पुल अप कर रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि ईद के बाद आप कराची की सिमत में, कराची की हवाओं में, और कराची की पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिकल डायनामिक्स के ऊपर बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। क्या चेंज आने वाला है? आप तो इंकशाफ कर रहे हैं। देखें, अगर ये चेंज मैंने अभी से बता दिया तो वो जो एक क्यूरियोसिटी होती है वो आपकी भी खत्म हो जाएगी, व्यूअरशिप की भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ईद के बाद आप एक चेंज देखेंगे। कराची की बेहतरी के लिए चेंज है, कराची की बेहतरी के लिए चेंज है, और बहुत से फैसले ऐसे होने जा रहे हैं जिस फैसले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी नहीं है, लेकिन जिनको वो फैसले करवाने हैं वो कान पकड़ के इनसे वो फैसले करवाएंगे इंशाल्लाह। इस पर आगे बात होगी। मुझे ये बताएं बैरिस्टर हसन खान,
लीगल वे में भी शहर कराची के लोगों के साथ खड़ा हुआ होता है, शहरी कराची पर होने वाली बर्बरियत के खिलाफ खड़ा हुआ होता है। तो आप कराची का दर्द रखते हैं या फिर लाइमलाइट में आने के लिए ये सारे इकदाम करते हैं? देखिए, लाइमलाइट तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है फुजैल भाई। उसकी वजह यह है कि लाइमलाइट उसको लेनी चाहिए जो सेवंट से यहाँ आके वज़ीर आला बने, जो कासिमाबाद से आके यहाँ सीनियर वज़ीर बने, जो सक्कर से आके यहाँ वज़ीर बल्दियात बने। उनकी ख्वाहिश भी है, उनकी ज़रूरत भी है लाइमलाइट। हमारे लिए लाइमलाइट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने इस शहर को हमेशा लाइमलाइट में देखा है। तो जो शहर कराची हमेशा से लाइमलाइट में रहा है ना, उसके शहरी को लाइमलाइट से ज्यादा अपने शहर के हुकूक प्यारे होते हैं। तो मैं जब शहर कराची में आवाम को थानों के बाहर रुलता हुआ देखता हूं, लोगों को अपना जायज घर बनाते हुए भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बिल्डिंग इंस्पेक्टर को पैसे देते हुए देखता हूं, नक्शा पास कराने के लिए रिश्वत देते हुए देखता हूं, केडीए से एक सीटीसी फाइल निकालने के लिए रिश्वत देते हुए देखता हूं, तो मेरा वहां पर खून जलता है कि ये शहर जो फलाही एतबार से, कौमी एतबार से, मल्टी कल्चरल एतबार से हर कौमियत यहां बसती है, जब ये शहर सबको पाल रहा है जायज तरीके से। कि कराची, मैं ये कहूंगा तो गलत नहीं होगा कि कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान पलता है। तो जब ये कराची ने सबका बोझ उठाया हुआ है, उसके बावजूद अगर कराची के शहरियों को अपना काम, अपनी आराम के लिए भी रिश्वत देनी पड़े, तो फिर वहां पर इंसान का खून भी खौलता है, माजरत के साथ गुस्सा भी आता है। और वो गुस्सा फिर मुझे मजबूर करता है कि मैं कहीं ना कहीं आवाम के हुकूक की जद्दोजहद करूं। अगर अल्लाह ताला ने मुझे एक आवाज, एक ओहदा, एक मनसब दिया है, तो मैं उसको पब्लिक के लिए यूटिलाइज करूं। लाइमलाइट में आने वाले लोगों को आपने देखा है, जो लाइमलाइट में आते हैं वो कहीं ना कहीं अपना सौदा कर लेते हैं। लेकिन मेरी आपने जहां से इंक्वायरी निकाली होगी, अल्हम्दुलिल्लाह डंपर की पटिशन से लेके गुलप्लाजा की पटिशन तक। सौदा सर आपने नहीं किया, लेकिन यहाँ की स्टेक होल्डर जमातें तो सौदा करती भी आ रही हैं। पहले तो एक चीज को वाजे करना चाहिए कि कराची अब किसी की स्टेक होल्डर जमातों के हाथ में नहीं। सर ये आप नहीं कह सकते। देखिए, सिस्टम के हाथ में जनाब। सिस्टम के स्टेक होल्डर, सहूलतकार कौन है? फुजैल भाई, उस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, लेकिन शहर की स्टेक होल्डर नारा क्या लगाती है वो पॉलिटिकल पार्टी? नारे क्या लगाती है? नारे तो आप कल चाहें तो कल रिप्रेजेंट किसको करती हैं? रिप्रेजेंट वो अपनी जमातों को कर रहे हैं, अपने लोगों को कर रही है। फुजैल भाई, आप आज निकले, मैं शायद यहाँ पे इतना खुल के नहीं बोल सकूं। आप कराची की सड़कों पे निकले, बाशऊर अवाम है, बाशऊर शहरी हैं, उनसे जिन रिप्रेजेंटेशन का रिप्रेजेंटेटिव्स का आपको नाम लेने, उनके नाम ले लें और नाम लेके आप पूछ लें कि क्या ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं। अवाम कैटेगोरिकली डिनाई करेगी। हमने वो वक्त भी देखा इस शहर में जब एक मकाम पे किसी पॉलिटिकल जमात का जलसा होता था, मखसूस सियासी जमात का, तो पूरे शहर के अंदर धूम होती थी। आज एक ग्राउंड में अगर जलसा हो रहा होता है उस इलाके के, तो दूसरी गली वालों को नहीं पता होता कि इस सियासी जमात का इस ग्राउंड में जलसा है। तो क्या इसको आप रिप्रेजेंटेशन कहेंगे या फिर जाबिराना, जागीरदाराना रविश? मैं तो कहता हूं अब बाइफरकेशन हो गई है, शहरी वडेरे और देही वडेरे। तो माजरत के साथ इस सिंध के सबसे बड़े शहर में जमहूरियत के नाम पर एक कॉलोनाइजेशन और शहरी वडेरों का राज चल रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। एक यहाँ की स्टेक होल्डर बहुत बड़ी जमात है, ठीक है ना, एमक्यूएम, ठीक है। उसकी पहचान कराची है, कराची का नौहा सुनाते हुए नजर आती है अपोजिशन में वो, लेकिन जब इक्तदार में आ जाती है सब भूल जाती है। देखें, ये सवाल तो एमक्यूएम वालों से बनता है कि 30 से 35 साल उनके पास बल्दियाती हुकूमत भी रही, सूबाई हुकूमत भी रही, वफाकी हुकूमत के अंदर भी उनकी पार्टनरशिप रही है, कोलिशन गवर्नमेंट में मौजूद है टिल आज तक। बल्कि 2018 इमरान खान वाला एतवार हो, सिर्फ 13 के नवाज शरीफ वाले एतवार में नहीं थे, बाकी में रहे। तो ये सवाल तो एमक्यूएम से बनता है कि उन्होंने मुशर्रफ साहब के अलावा बाकी एतवार के अंदर क्या दिया, मां सिवाय इन चीजों के जो आज पॉलिटिकल बैशिंग हो रही है या प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो रहा है। तो ये सवाल एमक्यूएम से बनता है, बट अनफॉर्चुनेटली पब्लिक के अंदर भी अब एमक्यूएम की जो एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, जिसका नतीजा मैंने इलेक्शन 2024 के टर्नओवर की सूरत में देखा। मैंडेट तो पीटीआई के पास, पीटीआई को दिया गया मैंडेट, ये बटा हुआ मैंडेट है, बटा हुआ मैंडेट, ठीक है। उसके बाद वही मैंडेट एमक्यूएम को मिल गया वापस। वो कह रहे थे कि हमारा मैंडेट छीना गया, हमें वापस मिल गया। सर आप और हम बैठे हुए, क्या चेंजेस आई हैं? चेंजेस इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि आप जब
अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को सही तरीके से आवाम में नहीं लेके जा सके। आज 2018 का वही इमरान खान जो किसी के कंधों पर आया था, आज उस इमरान खान के नैरेटिव को तो आवाम सच मान रही है, जो कि सबसे ज्यादा सर गलत एंटी स्टेट कहीं ना कहीं मैं उसको समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव 9 मई के बाद हुआ वो गलत था, लेकिन एमक्यूएम उस नैरेटिव को काउंटर करने में भी तो कहीं ना कहीं नाकाम है। ये लेकनेस अगर एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी खत्म करेगी तो मैं ये समझता हूं कि आवाम के अंदर शायद उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और एडमिजिबिलिटी कहीं ना कहीं वापस एग्जिस्ट कर जाए, वरना अभी तो आवाम मायूस है आप वाली बात पे कि चेंजेस नजर नहीं आ रही। मैं अभी यहां से जब अपने घर से निकला हूं तो रोडों पे मुझे खड्डे भी महसूस हुए हैं, गलियों के अंदर मुझे स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान भी महसूस हुआ है। आज शहर के अंदर मसला यह है, शहर में बल्दियाती सिस्टम किसी को दिया हुआ है, टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी को दी हुई है, यूसीस किसी को दी हुई है, एमएनएस एमपीएस किसी जमात के हैं। तो जनाब फ्रूट चाट भी आप हद से ज्यादा खाओगे तो पेट खराब होगा, तो जब आप फ्रूट चाट शहर को फ्रूट चाट की सूरत में कर दोगे तो शहरियों का पेट तो खराब होंगे। फजल भाई हेलो की आवाज आने वाली है। देखें, ये रियासत का मसला उनसे बानी एमक्यूएम का मसला रियासत से, सियासत से ताल्लुक नहीं है। अगर रियासत ये समझेगी कि उनकी आवाज को खोला जाए तो वो रियासत का और उनका मामला है। सियासत में मेरे ख्याल में इसमें भी कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं आप उसको, कोई ऐसी रिलायबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी मुझे कहीं से जो है वो कोई इस किस्म की लचक जो है वो नजर नहीं आती कि जिस पे उनकी आवाज के ऊपर कोई तबसरा किया रियासत ने तो बड़ी कोशिश की है कि रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, वो अभी तक रिप्लेसमेंट इतने साल गुजर गए, आप क्या समझते हैं वो रिप्लेसमेंट हुई है उस तरह से? फुजैल में रिप्लेसमेंट करने की कोशिश की है। माइनस अल्ताफ की सियासत की बात देखिए, माइनस अल्ताफ तो उन्होंने खुद करा जब 22 अगस्त हुआ, तो उसके बाद तो फिर पाकिस्तान की और उनकी तकरीर के हवाले से एक लकीर तो खिंच गई थी ना, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं 10 साल पहले का अरसा उठा लूं तो जो 22 अगस्त 2016 को जो तकरीर हो गई थी तो उसने मेरे ख्याल में एक फुल स्टॉप तो लगा दिया था। अब फुल स्टॉप लगाने के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान की शक्ल के अंदर पॉलिटिकल मतलब एमक्यूएम तो मौजूद है ना एक तरीके से। फुल स्टॉप का क्या मतलब है कि सियासत खत्म? 10 सालों से तो यही नजर आ रहा है ना कि उनको अगर कहीं पर भी अगर उनको उनका पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, बहुत सी जगहों पे शायद उन्होंने कोशिश भी की और सोशल मीडिया पे एक हाइप भी बनाई जाती है कि आज कल हो रही है, आजकल होते हुए 10 साल गुजर गए। तो मेरा नहीं ख्याल फिलहाल, ये मैं फिर कहूंगा कि रियासत का और उनका मामला है, लेकिन मेरा फिलहाल नहीं ख्याल कि अभी कोई पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बने कि जहां पे बानी एमक्यूएम को कोई इस किस्म की परमिशन जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज की शहर में दी जाए। 9 मई का वाकया जो हुआ था पीटीआई की जानिब से, बिल्कुल ठीक है, उनके खिलाफ उस तरह से हमें ऑपरेशन नजर नहीं आया जो एक बयान पर एमक्यूएम के खिलाफ हमें ऑपरेशन नजर आया। 4 दीवारियों का तकद्दुस भी पामाल किया गया, अगर कोई बंदा नहीं मिल रहा तो उसके बूढ़े बाप को लेके जाया जा रहा है। मैं बड़ी खुल के आपसे बात कर रहा हूं, ग्राउंड रियलिटीज पे बात कर रहा हूं। वो ऑपरेशन हमें नजर नहीं आया, जबकि ट्रेंड चला ट्विटर पर इदारों के खिलाफ, इदारों की साख को नुकसान पहुंचाया गया, आलमी सतह पर बदनामी हुई। क्या कहेंगे? सन ऑफ द सॉइल थे ना वो, अच्छा, जिन कराची के मासूम शहरियों को उठाया और बहुत से लापता भी हुए, मावराए अदालत कत्ल भी हुए, जो हमने न्यूज़ में देखा, पब्लिकेशंस में देखा, पिटीशंस की सूरत में देखा मैंने। तो वो ये जो लकीर है ना, ये लकीर कहीं ना कहीं कराची वालों में एहसास महरूमी पैदा करती है कि 92 का ऑपरेशन हो, 95 का ऑपरेशन हो, 2013 का ऑपरेशन हो, उस ऑपरेशन में यही पीटीआई वाले खुशियां मनाते थे। मैं पर्टिकुलर अगर 2013 की बात करूं, 92 में तो पीटीआई का वजूद नहीं था, 2013 के अंदर इनके ट्विटर हैंडल से चलते थे कि कुछ तो किया होगा जब ही गायब किया है। तो अल्लाह ना करे इंसानी एतबार से भी, अखलाकी एतबार से भी किसी के ऊपर वो वक्त आए जो कराची की शहरियों पर आए कि अगर कोई कराची के अंदर नौजवान एमक्यूएम का कारकुन नहीं भी है तो भी उसको 2-2 घंटे स्नैप चेकिंग की लाइनों में खड़ा किया जाता था। उस पीरियड में कर्फ्यू भी लगते हुए शहर में हमने देखा। हमने इस शहर के अंदर बगैर वारंट के घरों में दाखिल होते हुए भी देखा। तो ये तो एक लकीर खींच रहा है ना कि सन ऑफ द सॉइल्स के साथ क्या हुआ, और जो सन ऑफ द सॉइल जिनको कंसीडर नहीं किया जाता, जो सन ऑफ द सॉइल नहीं है, उनके साथ क्या हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनको सन ऑफ द सॉइल आप नहीं कहते, उन्होंने हर दफा
हर जगह, हर मोड़, हर कदम पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। अपनी पाक अफवाज के साथ आज भी खड़े हैं, पहले भी खड़े थे। और मिन हैसुल कौम, अगर मैं कहूं, पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा क्योंकि महाजिर एक कौम है। सियासी आपको जमात में भी मिलेंगे, आज की पीटीआई में भी मिलेंगे, कल की एमक्यू में भी थे बहुत से लोग, लेकिन आज अगर मिन हैसुल में कौम बात करूं तो मिन हैसुल कौम पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज के साथ एक कौम खड़ी हुई है। बावजूद इसके कि इस कौम ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, जो सियासी एतबार से भी कौम के दिल खराज वाकयात थे और रियासती एतबार से भी कौम के लिए दिल खराज वाकयात थे। जो उन्होंने नहीं देखे वो हमने देखे हैं। वो कहते हैं ना, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी ना थे। तो शायद इस शेर के अंदर सुनने वालों को और समझने वालों को जवाब चला। लिसानी सियासत को फ़रोग देना, इस शहर ने माजी में आपने देखा है बहुत बड़े बड़े नुकसान बर्दाश्त किए हैं। जब यहाँ की स्टेक होल्डर मखसूस जमात को कुछ नहीं मिलता तो वो लिसानी सियासत शुरू कर देती है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? लिसानी सियासत क्या सिर्फ कराची में होती है? एमल वली खान अगर उठ के ये नारा लगाए कि खैबर पख्तूनख्वा नहीं बोले, पख्तूनख्वा बोले, तो क्या वो लिसानी सियासत नहीं है? महमूद खान अचकजई अगर फ्लोर ऑफ द हाउस बोले कि पश्तूनों के साथ ये हो रहा है, तो क्या वो लिसानी सियासत नहीं है? पूरे पाकिस्तान में कौमी सियासत करने वाली तहरीक इंसाफ केपीके के अंदर अगर वजीर आला पंजाब का या सिंध का नाम आए सुहेल अफरीदी को, या वो पहले जो अली अमीन गंडापुर थे जिनका ताल्लुक पख्तून बरादरी से था, पख्तून कबीले से था, तो क्या वो लसानियत नहीं है? बात यह है कराची के अंदर जब जब शहरी अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएं तो उसको लिसानियत का तसव्वुर और उसको डायरेक्शन दी जाती है। फुजैल भाई, ये शहर वो है जो लाखों लोगों को रोजाना की बुनियाद पे बिला रंग, नस्ल, फिरका, मजहब, कौमियत से बालातर होके वेलकम कर रहा है। क्या हम पठान के होटल पे चाय नहीं पीते? क्या हम अल मक्का अल मदीना होटल जो अल आसिफ पे वहां पे अफगानी बोटी खाने नहीं जाते? क्या उनकी जितनी कस्टमर्स हैं, जितने मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स हैं, वो कराची के महाजिर जो नॉर्थ नाजमाबाद के, या कराची के जो आप कह लें कराची वाले नहीं है? मुझे अगर पूरी पाकिस्तान की हुकूमत ने ये बात का जवाब दे दें कि इस मुल्क में सिवाय कराची के कहीं और लिसानियत के नाम पे सियासत नहीं हो रही। एएनपी ने अभी तक जितना अपना नैरेटिव बिल्ड किया है, जो एमएल वली खान का नैरेटिव है, उनके नैरेटिव से, उनकी तकारीर से, उनके पॉडकास्ट से ये बात एस्टेब्लिश हो रही है कि वो दोबारा पख्तूनों को किस डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस मुल्क के तमाम सूबों के अंदर, तमाम शहरों में लसानियत के अलावा किसी का गुजारा नहीं है। ये उनकी थॉट है, हमारी थॉट नहीं है। नहीं तो महाजर और सिंधी कार्ड खेल कर क्या मिलेगा? देखें, जाती मफादात हासिल करके फिर चुपचाप बैठ भी तो जाते हैं। फुजैल भाई, जाती मफादात आप उनके कह लें जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कौमियत के ऊपर तो आपने लकीर खींच दी ना। अर्बन रूरल का फर्क किसने करा? हमने करा। देही सिंध का कोटा 60%, शहरी सिंध का कोटा 40% किसने करा? हमने, या उन्होंने जो आज सिंध के रखवाले बने हुए उन्होंने ये लकीर खींची थी ना। इधर हम उधर तुम का नारा किसने लगाया? उन्होंने लगाया ना। हम तो यहां पर पाकिस्तानी बनने आए थे, लेकिन हमें जब तिलियर, मक्कड़, मटरवे आप कहोगे तो उसमें से कोई ना कोई शिनाख्त को आप निकालोगे ना। और पाकिस्तान, जिन जगहों पे आज पाकिस्तान का कयाम है, क्या पाकिस्तान की शुरू दिन से सूबे लसानियत के नाम पे नहीं है? पंजाबी का मतलब क्या है? पंजाब। आज दो दरिया छिन गए, पंजाबी कहलाए आप अपने आप को? क्यों नहीं कहलाते? आप कहलाए अपने आप को पंजाबी। सूबाए सरहद का नाम ऐसी क्या वजह थी कि आपने खैबर पख्तूनख्वा रखा? सूबाए सरहद का नाम बुरा था। बलूचिस्तान का नाम, क्या अकबर बुगटी ने बलोचों की सियासत नहीं करी? अख्तर मेंगल ने बलोचों की नेशनल पॉलिटिक्स से हटकर एथनिकल पॉलिटिक्स नहीं करी? शाहजैन बुगटी ने जो है वो अपने कबीले की सियासत नहीं करी? यहां पर अगर आप उठाएं, सपाफ किसकी है? कौमी इत्तेहाद जो जमात है अय्याश लतीफ अली जो की किसकी भी टीम है? सिंध तरक्की पसंद किसकी भी टीम है? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सोचना, एक डोमेन दिया हुआ है ना, उसी डोमेन में रहना है जनाब। उनको डोमेन के साथ साथ फंडिंग भी तो है। मैं वही तो कह रहा हूं, फंडिंग की डोमेन। जो शख्स टंडोलियार का है वो जलसा अनाउंस कर रहा है बागे जिना में, उसका क्या इंटरेस्ट? उसको कराची की गलियां नहीं मालूम होगी जनाब। वो कादिर मक्सी कह रहा है मैं कराची के बागे जिना में आके जलसा करूंगा। इट मींस
कि कराची का कोई शहरी कादिर मक्सी अल्ताफ जिस्कानी के घर के बाहर जलसा कर सकता है? अगर नहीं और ये यहां जलसा कर सकते हैं तो इट मींस कि कराची ने कभी लसानियत की सियासत नहीं की। अगर कराची लसानियत की सियासत करता तो शायद ये टूल प्लाजा से एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि लसानियत का डर होता। और लसानियत के नाम पे जो यहां पर जो एफरे क्रिएट होता है, जो बलवे होते हैं, जो खदशात होते हैं, उनका डर होता। लेकिन ये जिस अंदाज के अंदर कराची के अंदर अनाउंस कर रहे हैं जलसा, इट मींस कराची लसानियत के नाम पर तो आपने तकसीम करा ना। शहरी सिंध ही सिंध क्या है? आपने ये नहीं सोचा कि उस शहरी सिंध में सिंधी भाई भी रहते, पख्तून भाई भी रहते। कराची के अंदर अगर कोई कहता है लसानी सियासत, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपनी बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए जब जब इनसे इनके 18 साल की करप्शन का, बैड गवर्नेंस का, नाअहली का, मेल प्रैक्टिसेस का जवाब मांगते हैं, तब तक ये सिंध कार्ड खेलते हैं। आप शाजिया मरी की तकरीर सुने नेशनल असेंबली की आज से 3-4 महीने पहले की फुजैल भाई, उसमें बात क्या हो रही है? वो फौरन उठ के ये पॉइंट लेकर आ जाती है सिंध किसी की जागीर नहीं है, कराची किसी की जागीर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? कराची है कराची वालों की जागीर। कराची उनकी जागीर है जो 60%, 65% टैक्स वफाक को देते हैं, 98% टैक्स सूबे को देते हैं। आपने तो कभी टैक्स की शक्ल नहीं देखी। कितना एग्रीकल्चर पर टैक्स देते हैं? 7 से इलेक्ट होने वाला शख्स अगर कराची के फैसले करेगा तो क्या शहर एक्सेप्ट करेगा? सिंधी कौम जो बोलती है वो कहती है कि आपका इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से इख्तलाफ है। हमारी कौम को क्यों हिट किया जा रहा है? हमें क्यों बुरा भला बोला जा रहा है? हम भी उसी चीज की जद में है सर। फुजैल भाई, ये सिंधियों का नहीं है जवाब, ये उन कौम परस्त जमातों का है जिनको उकसाने सिविल पर। सोसाइटी का है। कराची में है जो सिंधी रहते हैं, या चले कराची के मुख्तलिफ शहरों में, इट मीन्स कि सिंधी भाई भी हमारे महाजिर कौम का वो नैरेटिव को एडमिट कर रहे हैं कि महाजिर सिंधी फसाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसके हक में तो कोई भी नहीं है ना। हम चाहेंगे कि सिंध के अंदर रहने वाले, कराची के अंदर महाजिर थोड़ी हैं। कितनी बड़ी तादाद, लाखों की तादाद आपकी यहां से लेके शाहपुर चाकड़ तक महाजिर कौम बसती है। लेकिन यहां पर बैड गवर्नेंस को, ये मैं अपने सिंधी जो कौम परस्त हैं, जो सिंधी सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के इस प्रोवोकेशन स्टेटमेंट जो देती है उसकी जद में आके कौम से तासुब निकालने की आड़ खत्म करें खुदारा, और ये ऐलान करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के ऊपर असेंबली में जो चाहे करारदाद और जो चाहे आवाज उठाए, लेकिन सिंधी कार्ड इस्तेमाल नहीं करेगी। जनाब, मैं कैसे मान लूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंधी कौम है ना सिंध मानता है? आज आप खर जाएं, आज आप मिठी जाए तो आपको पता चल जाएगा इनका क्या वहां के लोगों के साथ सलूक है। सखर तो जाके देखें, सुलूक पता चलेगा। तो मैं सिंधी कौम से आपके पॉडकास्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दे मीडिया पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर की हुदूद तक बात करे, अपनी गवर्नेंस की हुदूद तक बात करे, सिंध की अंदर कितनी इन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, कितनी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, इन्होंने कितने डेवलपमेंट स्कीम्स दिए, उस पर बात करें। लेकिन सिंध असेंबली को सिंध कार्ड के लिए अगर पीपल्स पार्टी यूज करेगी तो फिर वही बात है ना कि एमक्यूएम तो है ही लसानी जमात, तो और एमक्यूएम ऑपोजिशन में भी है, कराची से एमक्यूएम के पास सीटें, तो जब एमक्यूएम हिट करती है उनको तो माजरत के साथ फिर तो पूरी कौम को, तो पहले तो सिंधी हमारे भाई ये माइंडसेट बनाए कि पीपल्स पार्टी इज नॉट एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर सिंधी कम्युनिटी। अगर वो सिंधी कार्ड खेल रहे हैं तो इस तरह महाजर कार्ड भी तो खेला जा रहा है। देखिए, मुहाजिर कार्ड खेला नहीं जा रहा। अच्छा, आप खुद को सिंधी तस्लीम करते हैं? भाई मैं तो मुहाजिर हूं, सिंधी मेरा भाई है। नहीं, आपकी आबाओ अजदाद इस सिंध में, आपकी 3-4 कितनी नस्लें आपकी हैं? मेरे आबाओ अजदाद जब इस शहर में आए थे तो क्या ये शहर सिंध का कैपिटल था या पाकिस्तान का कैपिटल था? पहले तो इसके ऊपर बात हो जाए ना। पाकिस्तान का कैपिटल था ना, तो पाकिस्तान के कैपिटल में आए ना 1971 के बाद। जब 1971 में जब पाकिस्तान टूटा है, इधर हम उधर तुम का नारा लगा है। कोटा सिस्टम क्यों आपने करा? कोटा सिस्टम करने की कोटा सिस्टम से आपने एक लकीर खींच दी ना। आपने सीएसपी अफसरान निकाल दिए जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी। आप 1 जनवरी 1973 को LFO
लेकर आ गए, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेकर आ गए, आपने इधर हम उधर तुम का नारा लगा दिया, आपने उर्दू का जनाजा जरा धूम से निकलेगा इस चीज के ऊपर बात कर दी, आपने लसानी बिल सिंध असेंबली में पेश कर दिया, आपने नेशनलाइजेशन कर दी, नेशनलाइजेशन करके जितने पाकिस्तान बनाने वालों ने वहां से आपको ओरिएंट एयरवेज दी, आपको राजा साहब महमूदाबाद ने ब्लैंक चेक दिया, सर आदम जी ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, उनकी कुर्बानियां कहां है? तो भाई और हमने ये लफ्ज जो है वो अडॉप्ट किया है ना, हमें मजबूर किया गया ये लफ्ज अडॉप्ट करने का। और क्या अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो अमेरिका में जो न्यूयॉर्क से शिकागो जाएगा तो वो अपने आप को न्यूयॉर्कर कह रहेगा ना, वो ये जरूर कहेगा कि मैं अमेरिकन शहरी हूं बट आई एम न्यूयॉर्कर। लंदन का जो शख्स होगा वो कहीं पर भी जाएगा, बाउंडमाउथ चला जाए, ब्राइटन चला जाए, ब्लैकपूल चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, वो कहेगा आई एम लंडनर, मैं लंदन से हूं, मेरी नेशनलिटी वेल। और पूरे पाकिस्तान से हटके आप दुनिया भर में जाएं तो मैंने यूके के पासपोर्ट के ऊपर वहां के फॉर्म्स में देखा है कि ब्रिटिश हो, एशियन ब्रिटिश हो, पाकिस्तानी ब्रिटिश हो, तो ये कौमियत क्या लोगों की, मतलब कि ये कोई जरूरी है कि अगर आप किसी सूबे में रह रहे हो, कराची के अंदर अगर आज कोई पंजाबी रह रहा है सराइकी, तो क्या आप उसको बाय फोर्स सिंधी करोगे? नहीं ना, वो सराइकी कहलाएगा, पख्तून कहलाएगा, बलोच कहलाएगा ना। तो मैं सिंध में रह रहा हूं, सिंध को मैं ये मान रहा हूं कि सिंध मेरा सूबा है, कराची उसका कैपिटल है, कराची में मैं रहता हूं और कराची में रहने वाला मैं उर्दू बोलने वाला मुहाजिर हूं। भाई मेरा बोलने वाले सिंधी भी तो बोल सकते हैं आप। देखें बाय फोर्स तो आप कुछ चीज अडॉप्ट नहीं करा, बाय फोर्स एक बात कह रहा हूं, अगर हम आज उनको बोले कि आप अपने आप को महाजिर कह लें, क्या पता हिजरत वहां के लोगों ने भी की हो, कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि हमने हिजरत करी है, लेकिन वजह यह है कि आपने हमें खुले दिल के साथ एक्सेप्ट नहीं करा जनाब। ये जो कहते हैं ना कि सिंध ने आपको पनाह दी, सिंध ने क्या पनाह दी? माजरत के साथ सिंध ने, हम तो कराची के अंदर जब बसे हैं आकर, तो कराची तो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था ना, सिंध का दारुल खिलाफा थोड़ी था। 1971 में जब सिंध पाकिस्तान से पाकिस्तान 2 लख्त हुआ है और 1960 में जब वफाक से कराची वफाक उठाकर आप इस्लामाबाद लेकर गए, तब कराची सिंध का दारुल खिलाफा बना है जनाब। तो हम पाकिस्तान के दारुल खिलाफा के अंदर हमारे अजदाद आए थे, सिंध के दारुल खिलाफा में नहीं आए थे। ये पाकिस्तान की कानून साज असेंबली थी, जो आज सिंध की असेंबली है, ये कभी पाकिस्तान की कानून साज असेंबली हुआ करती थी। तो हम उसके अंदर आए और हम एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन के इंटरनेशनल मुआहिदे के तहत आए। यूनाइटेड नेशंस में ये वर्ड रजिस्टर्ड है। मुहाजिर जो है, माइग्रेंट्स, ये लफ्ज यूनाइटेड नेशंस से दिया है हमें। आपके लिए लफ्ज हमारे लिए मजाक के बाइस था, लेकिन जब हमने अडॉप्ट कर लिया अब आपको तकलीफ है। आप पहले ये तफरका नहीं डालते ना कि हम मुहाजिर हैं नहीं है, सिंधी हैं नहीं है, आप बोलते सिंध में रहने वाला शख्स पाकिस्तानी है। अगर आप कहते हैं सिंध हमारी धरती माँ है और मैं कहता हूं पाकिस्तान मेरी धरती माँ है, तो उसमें क्या मसला? फातिमा जिन्ना के जब इलेक्शन हुए थे फुजैल भाई, तो फातिमा जिन्ना जब हारी थी तो फातिमा जिन्ना के हारने की सजा क्या लियाकताबाद पर नहीं दी गई थी? क्या लियाकताबाद में गौहर अय्यूब ने, जिनके आज बेटे जमहूरियत के चैंपियन हैं नेशनल असेंबली के अंदर, जो इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर वफाकी वजीर रहे, क्या उनके वालिद ने लियाकताबाद 10 नंबर पे गोलियां नहीं चलाई जिनके नाम पे शौदा उर्दू चौक है? क्या 1986 नहीं हुआ? क्या कच्चा किला पक्का किला नहीं हुआ? तो ये क्या मुहाजिरों ने करवाया था या मुहाजिर बस्तियों पे हुए थे? 20 लाख जानों का नजराना हमने दिया ना इसके लिए। और जब हम यहां पहुंचे तो बोला आगे जाओ, पाकिस्तान आगे, पाकिस्तान आगे। किसने बोला था वो? जनाब यहीं के लोग थे ना, सारे यहीं के बड़े थे ना वो। कराची में हम आके बसे हैं, कराची, और ये जो कहते हैं कि हमने इनको जगहें दी, तो भाई इधर की जगह वहां पर हिंदू बनियों को मिलनी थी, हमारी जो जगहें थी, और हिंदू बनियों की जगह यहां पर हमें मिलनी थी, जिसमें कब्जे हुए बाद में, जिसका इवैक्यू ट्रस्ट बना, जिसका पूरा इवैक्यू के अंदर केसेस गए हैं, आज भी केसेस दर्जनों पेंडिंग है, जो एक्सचेंज ऑफ लैंड, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन के कानून के तहत जगहें हमें मिलनी थी क्लेम्स में। तो अगर कोई हमें यह कहेगा कि हम पनाह में आए, तो जनाब हम तो पाकिस्तान अपना कांधों पर लेकर आए हैं। तो ये एक बेबुनियाद सी बात है। आप अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, आप अपने तासुब को छुपाने के लिए, मैं आज आपके पॉडकास्ट से चैलेंज करता हूं,
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को भी, बिलावल भुट्टो जरदारी को भी, आसिफ अली जरदारी को भी, आसिफा भुट्टो जरदारी को भी कि क्या आप कराची के किसी शहरी को लाड़काना में कमिश्नर लगाएंगे? क्या आप कराची के किसी शहरी को शिकारपुर में एसएसपी लगाएंगे? क्या आप कराची की किसी शहरी को सेवन में नौकरी देंगे? क्या आप कराची की किसी शहरी को डीजी एसबीसीए लगाएंगे? क्या आप कराची की किसी शहरी को डीजी केडीए लगाएंगे? क्या आप कराची के किसी शहरी को लाड़काना, दादू, नवाबशाह, सेवन, सक्खर से टिकट देंगे? अगर आज ये ऐलान करते कि हाँ हम देंगे, तो मैं समझूंगा कि सिंधी महाजिर तासुब खत्म करने के लिए पीपल्स पार्टी सरे फहरिस्त रही है। मैं खड़े होकर इनको सलाम और सल्यूट पेश करूंगा। लेकिन ये कहना, और कराची की तफरीक हमने तो नहीं की ना जनाब। सर तासुब होता तो बड़ी तादाद में उर्दू स्पीकिंग जो है पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। देखें, वो उनका अपना जमहूरी हक है, आजाद है करने के लिए, लेकिन हमें भी पता है कि उनकी आज क्या हाल है, उनको किस नजर से देखा जाता है। वो अगर माजरत के साथ सख्त जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, वो अगर कोयले की कान पर नंगे पैर दौड़े भी और कहे ना कि मैं पीपल्स पार्टी का वफादार हूं, तो पीपल्स पार्टी उतारने के बाद भी उनको शक की नजर से देखेगी। हमने देखे, मैं नाम नहीं लूंगा उन रहनुमाओं के जो पहले महाजिर नाम के ऊपर बात करते थे, उसके बाद फिर उन्होंने फला बात की, आज उनके अचानक कुछ के जमीर जाग गए, कुछ कौमियत से हट गए। जनाब, मैं किसी कौमियत से नफरत नहीं करता, मैं सिंधी कल्चर डे की मुबारकबाद भी देता हूं। मनाते तो नहीं है ना सर कौन? आप। हम सिंधी, जो हमारे सिंधी भाई आते हैं, हम इनवाइट करने, उनके प्रोग्राम्स में हम जाते हैं। सिंधी अजरक पहनते, क्यों नहीं पहने? सिंबॉलिक चीज है, एहतराम करना चाहिए, सिंबॉलिक है ना, क्या नफरत करें हम उनसे? लेकिन हम ये कहते हैं कि सर सूबा एक है, फिलहाल तो एक है, फिलहाल एक है, हाँ। उस पर आगे बात करता हूँ। सूबा एक है, सकाफत का दिन, मुख्तलिफ यहाँ पर बसने वाली कौमियत के लोग भी सिंधी टोपी और अजरक पहनते हैं, मनाते हैं, सिंधी कौम के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। बिल्कुल। आप अलग से महाजर कल्चर डे आपने बुनियाद रख दी, तो तासुब तो आप भी कर रहे हो। ये तासुब नहीं है ना, ये एक सूबे में जब दो कौमें रह रही हैं, तो एक कौम का सिंधी कल्चर डे दिसंबर के सूबे में तो पंजाबी भी रह रहा है, पठान भी रह रहा है। तो क्या आपने सराइकी कल्चर डे मनते हुए नहीं देखा? क्या आपने हजारा कल्चर डे मनाते हुए नहीं देखा? देखिए, वो तो फिर हर कौम के ऊपर है ना। कुछ लोग होते हैं जो घर के अंदर खाली तकरीब रखते हैं, कुछ होते हैं जो बैंक्वेट्स बुक करवाते हैं। तो देखिए, हमने ये तहजीब दी, हमने लोगों को ये नैरेटिव दिया कि भाई, और आपने कभी कोई महाजिर कल्चर डे के अंदर कोई ऐसी चीज देखी कि किसी कौमियत के खिलाफ कोई लान तान, अल्लाह ना करे, कभी हुई हो? मुशायरों में होती है, मैंने खुद देखा है। मुशायरों के अंदर देखिए, वो तो फिर शायर का काम है, मैंने खुद देखा है, मैं गया हूं। वो कौमियत में नहीं होती, आप गए भी होंगे, कौमियत में होती है, गवर्नेंस के ऊपर हो रही होगी, नहीं कौमियत पर। देखिए, ऐसा कोई अमल मेरी नजर से तो नहीं गुजरा, और ऐसा कोई मुशायरा हमें याद नहीं पड़ता कि हमने कोई ऑर्गेनाइज कभी ऐसा मुशायरा किया हो जिसमें लसानी एतबार से प्रोवोक किया हो। लेकिन अगर जिनके साथ हुई है तो वो कहीं ना कहीं गलत अमल है कि पूरी कौम को, देखिए हमारा कभी नैरेटिव पूरी कौम को टारगेट करना फुजैल भाई पहले दिन से नहीं रहा। हम आज भी अपने सिंधी भाइयों को यही कहते हैं कि इस सिंध में आप एक्सेप्ट करें कि सिंध में दो कौमें बसती हैं, और उसमें क्या बुरी बात है यार। हिंदुस्तान में भी तो हिंदू मुसलमान बसते थे ना। दो कौमी नजरिया सर सैयद ने क्यों दिया था कि मुसलमान अलग थे, उनका रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना सब अलग। तो यहां पर भी तो सिंधियों की सकाफत अलग है, सिंधियों के रहन सहन अलग है, सिंधियों के खाने अलग है, बोली अलग है, चाल चलन अलग है। तो जो यूपी सीपी बिहार से लोग आए जिन्होंने हिजरत की, उनके रहना खाना पीना सकाफत अलग है। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे पॉलिटिकल चीजों से बियॉन्ड जाके, तो मेरी नजर में ये कोई गलत नहीं है, बल्कि लोग बोलेंगे कि हाँ, पाकिस्तान अब एजुकेटेड हो गया है, पाकिस्तान अब अवेयर हो गया है, पाकिस्तान अब सोशली एक्सपोज्ड हो गया है, पाकिस्तान सोशली जो है वो मेंटली और सोशली प्रिपेयर्ड हो गया है चीजों को देखने के लिए। हमने यूके में 14 अगस्त मनाते हुए नहीं देखा लोगों को, हमने 15 अगस्त मनाते हुए नहीं देखा, हमने अमेरिकन रिपब्लिक डे मनाते हुए नहीं देखा, चाइना का रिपब्लिक डे मनाते हुए। तो अगर आप महाजिर कल्चर डे को खुले एतबार से, जिसमें मैं मशकूर हूं, बहुत सी सियासी सिंधी सियासी जमातों का जो कैंप्स लगाती हैं, तो मान लिया ना कि जो काम सियासत नहीं कर सकी वो सकाफत ने कर दिया। हाँ, हम उनके खिलाफ हैं जो दिसंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाते हैं, एंटी स्टेट एलिमेंट से, जो मोबाइलें तोड़ते हैं, पुलिस की मोबाइलों पे हमले करते हैं, रेंजर्स की गाड़ियों पे हमले करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। तो उनको तो जो कॉम्परस्ट लोग हैं, जो उनके रहनुमा हैं, उन्होंने तो डिसोन कर दिया था ना। उन्होंने कहा जिसने जो किया है उसको आप कानून के मुताबिक सजा दें। आप सर्कुलर निकलवाएं,
कितनों को खारिज किया। वो तो फिर जज साहब का भी बयान आया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो बड़ी वायरल हुई थी। देखिए वो तो फिर एक सब्जुडाइज मैटर है ना। एक मौजूद जज साहब अगर ये बयान दे रहे हैं तो अब वो उनकी कैपेसिटी डिपेंड करती है, वो किस कैपेसिटी में उसका जवाब दे रहे हैं, कानूनी एतबार से दे रहे हैं या सिंपैथी की बेस पे दे रहे हैं। लेकिन एक बात है, मैं आपको यार रोक रहा हूं, कमेंट के ऊपर क्या कमेंट करूं मैं। आप ये बताएं, आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, सिद्धियों के साथ उठना बैठना आपका रहा मेरे होगा। दोस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें मतलब सिंधी कौम को बचपन से माँ बहन बेटी की इज्जत करना सिखाया जाता है। बिल्कुल। हमने ये भी देखा है कि अगर चलकर अपनी बेटियों को ले जाया जाए तो कत्ल माफ हो जाता है। ये सकाफत है, रिवायत है, चलती हुई आ रही है। लेकिन वो जो कल्चर डे वाले दिन जो मामलात हुए थे, आप क्या समझ रहे हैं, वो सिंधी थे या उनके लिबादे में कोई और लोग? इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं हमेशा मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अपना मौकिफ दूं। मेरे जो सिंधी दोस्त हैं, वकला हजरात भी हैं, मैंने उनको बड़ा काइंड पाया है, मैंने बड़ा डाउन टू अर्थ पाया है, और मैंने कभी उनको इन किसी एक्टिविटीज में नहीं देखा। मैं खुल के बात कर रहा हूं ना जब। और हाँ, जो ये अमल कर रहे हैं ना, शायद वो अमल जो है वो अमल उनकी कौम परस्त जमातों की लाइन हो जो उनको टो करनी पड़ती हो। कहीं ना कहीं लोग इस्तेमाल हो जाते हैं ना, शहर में भी बड़े नौजवान एक अरसे दराज तक इस्तेमाल हुए ना कौम के नाम पर, क्या पता वहां भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मैं चाहूंगा कि रियासत जो है उन तमाम लोगों को फिल्टर करे जो कौमियत का लिबादा ओढ़कर एंटी स्टेट एलिमेंट ले रहे हैं, और उन पर सख्त हाथ रखे कि कोई भी अगर एंटी स्टेट एलिमेंट एक्टिविटी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और एक रेड लाइन बना दी जाए, उन कॉम्पोरेट जमातों को भी तंबी कर दी जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इस किस्म की कोई एक्टिविटी होगी। लेकिन मैंने अपने दोस्तों को, वकला हजरात को, सिविल सोसाइटीज के दोस्तों को, मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनके महाजर कल्चर डे की हमेशा मुबारकबाद देते हुए देखा। सियासत एक तरफ है, लेकिन मैंने सईद गनी साहब को भी देखा ट्विटर हैंडल से महाजर कल्चर डे की मुबारकबाद देते हुए। मैंने नासिर शाह साहब के ट्विटर हैंडल से भी देखा, ऑफिशियल केएमसी के पेज से, मुर्तजा वाब साहब के पेज से चलता है। तो इट मींस के कल्चर डे। और अब अगर लोग कहें आप सिंधी कहो खुद को, तो ये सवाल तो बनता है ना कि अब हम सिंधी क्यों कहें जब हमारी सकाफती दिन की मुबारकबाद सिंध हुकूमत दे रही है। इट मींस दे आर एडमिटिंग कि सूबे सिंध में दो कौमें बसती हैं, तो यार उनको होल हार्टेडली आप कम से कम एक्सेप्ट तो करो, फिर आप देखो कितने मसाइल आपके हल होंगे। लवाइकीन की बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही होती है, मिसिंग पर्संस के लवाइकीन की। क्यों आवाज बुलंद नहीं की जा रही, क्यों इदारों से बात नहीं की जा रही? इलेक्शन के वक्त ये दावे थे, अब वो दावे भूल गए। देखें, जो ये दावे जिन सियासी जमातों ने किए, पहला सवाल तो उनसे बनता है। और मिसिंग पर्सन्स का जो एक अमल है, मैं समझता हूं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट दी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, जो वायलेशन है आर्टिकल 10 की और आर्टिकल 9 की, आर्टिकल 10A की जो राइट टू फेयर ट्रायल देता है, उसकी वायलेशन है, बिल्कुल है। और मैं ये हमेशा जब भी मेरी किसी सियासी नुमाइंदगान से बात होती है तो मैं उनको यही कहता हूं कि मिसिंग पर्सन्स का जो टॉपिक है ना, उस पर कम से कम बात की जाए। जो मिसिंग पर्सन्स हैं आप उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करें, मजबूत केस बनाए, प्रोसिक्यूशन वीक ना हो, मजबूत केस बने, हैंग देम, पुट देम बिहाइंड द बार्स फॉर टिल देयर एंटायर लाइफ, सड़ा दे। मैं कहता हूं जेल में अगर उनका कोई एंटी स्टेट एलिमेंट है। बट अदालतों से तो हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन पर इतने कत्लों का इल्जाम है, वो बाज़त उज़ैर बलोच का नाम ले लें, मैं नाम ले लेता हूं, उज़ैर बलोच की बात आप कर लें। उज़ैर बलोच का हमने देखा है। अभी एक एमक्यूएम के भी तो रिलीज हुए हैं, उनकी भी तो बात करें। देखिए, एमक्यूएम के जो रिलीज हुए हैं, तो एमक्यूएम के जो रिलीज हुए हैं वो बाइज्जत बरी कोर्ट ने किया। अब जब कोर्ट का फैसला आ जाए तो मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला तो हमारे लिए सबसे बड़ा है ना। तो सर, मुअज़्ज़ज़ अदालतें तो उज़ैर बलोच को भी रिलीफ दे रही है ना। उज़ैर बलोच को जो रिलीफ मिल रहे हैं वो केसेस चल ही नहीं रहे। बहुत से केसेस के अंदर गवाह को डरा धमका के नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन एमक्यूएम, अच्छा फिर ये सवाल भी बनता है कि जो एमक्यूएम के कारकुनों को 10-10 साल जेलों में रखा, उनके वो 10 साल, 19 साल, 15 साल कौन लौटाएगा वापस? कौन लौटाएगा? तो जिम्मेदारी किसकी है सारी? है रियासत की जिम्मेदारी है जनाब, अदालतों की जिम्मेदारी है। उनसे बात कौन करेगा? उनसे बात अब आपने एमक्यूएम के जो कारकुनान की बात की जो जेलों से आए हैं, उनकी बिहाफ पे तो उनकी पार्टी बात करेगी, मैं तो बात नहीं करूंगा। कम से कम मैं बात ये करूंगा कि मैं जरूर इस बात को सेकंड करूंगा कि किसी भी मुअज़्ज़ब माशरे में लोग लापता नहीं होते,
किसी भी मोतबर माशरे में लोग मुआवरा अदालत कत्ल नहीं होते। अगर आपको इन चीजों की रोकथाम करनी है तो हुकूमत, मिसिंग पर्सन की फैमिलीज और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिससे उनकी एफिलिएशन है या नहीं है, उनको बैठ के बात करनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला इस चीज को संजीदगी से लें। उसमें से पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मिसिंग नहीं, हमने शिया मिसिंग पर्सन्स भी देखे, हमने कौमियत के नाम पे भी मिसिंग पर्सन्स आज तक बहुत से लोग मौजूद हैं। तो उस पे सब बड़े इनके बैठे जमीर को क्लियर फिरके की अभी आपने बात की, तो एक मखसूस फिरके की जो है नस्ल कशी की जा रही है। हाल ही में आपने देखा इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ है इमाम बारगाह में जुम्मे के इज्तिमा में, क्या कहेंगे सर, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? और पता चला हसास रिपोर्ट के मुताबिक कि वो अफगानिस्तान से उसका कोई ताल्लुक है, तरबियत याफ्ता अफगानिस्तान का है, और इन्होंने ही हमारे सरों पर काबिज किया हुआ था। यहाँ पर देखें रिपोर्ट्स, अगर अफगानियों को IDPs मैं यही कह रहा हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं तो उसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हम, डिबेट हो सकती है। वो रिपोर्ट नहीं, सिक्योरिटी पर सवाल ये निशान बन रहा है ना वफाकी दारुल हुकूमत। वफाकी दारुल हुकूमत पे बिल्कुल निशान सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा बनता है। एक सिक्योरिटी फेलियर तो है, हुकूमत के फियास्को तो है, मैं मानता हूं, बट उनसे भी तो पूछा जाए, जो उनकी जो जिस फिरके की मैंने बात की, वो अपने बड़ों से भी तो पूछे कि आप हमारे नाम पर 3 दिन की स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लेते हैं, आप हमारे नाम पे पूरे शहर में, पूरे मुल्क के अंदर धरने देते हैं 3-4 दिन के लिए, क्या होता है उसके बाद? जब तक इसका एक सब्सटेंशियल कॉन्क्रीट रास्ता हल नहीं निकलेगा तब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं हो सकता। बट हुकूमत को चाहिए कि सिक्योरिटी लैब्स जहां पर भी हैं उसको फिलअप किया जाए, ये मैं लाजमी समझता हूं। अगर ये फिलअप नहीं होंगे तो देखें फिर सिक्योरिटी, आपने देखी है बहुत सारे मामला हैं हर जगह पर सिक्योरिटी। अभी कराची भी आई थिंक अभी जो लास्ट इन्होंने अलर्ट जारी किया था, उस अलर्ट के अंदर कहा था कराची के बहुत सारे जो रिकग्नाइज शॉपिंग मॉल्स हैं वो सिक्योरिटी रिस्क पर है, बहुत सारी इमारतें सिक्योरिटी रिस्क पर हैं। तो आपको अगर इन चैलेंजेस से निपटना है तो आपको इन चैलेंजेस से निपटने के लिए शहर के अंदर जो गवर्नेंस है उसको आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि वो रियासत जो है वो देखें माँ होती है, वो ही नहीं देखती मेरा बच्चा काला है, छोटा है, मोटा है, गोरा है, लंबा है, वो ये नहीं देखती। वो सब माँ जो है अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट करती है। तो मेरे हिसाब से रियासत जिस दिन अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट करने लग जाएगी, हर सूबे हर शहर के लोगों को इश्यूज को सुनने लग जाएगी। का मसला है, बिल्कुल है। आपने नहीं देखे कितने लोगों के जाली डोमिसाइल्स पकड़े गए है डोमिसाइल का मसला। आपकी अगर मैं तासुर ये भी है पंजाब की डोमिसाइल की वैल्यू है जनाब, मैं अगर आपकी पहली बात को अगर मैं दोबारा उसको रिप्रोड्यूस कर दूं और रेफर करूं अभी करंट डिस्कशन के अंदर कि पंजाब के अंदर लोगों की 4 दीवारी 4 चादर का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ, कराची में हो रहा है, तो डोमिसाइल का फर्क आ रहा है ना, कहीं ना कहीं डोमिसाइल का फर्क है। उस डोमिसाइल के फर्क को खत्म करके अगर डोमिसाइल से हटके डोमिसाइल के साथ साथ अगर आपने NIC भी देखना शुरू कर दिया कि नहीं यार डोमिसाइल बाद में ये है तो पाकिस्तान का शहरी, NIC मौजूद है, तो सारे मसलों का हल आपके सामने निकल कर आ जाएगा। लेकिन आपको सारी कौमों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर 4 करोड़ आबादी शहर कराची की है और उसमें 2.5 करोड़ 3 करोड़ 2.5 करोड़ आप कह लें महाजिर हैं और 1.5 करोड़ अगर बाकी कौमों के लोग बसते हैं और आप बाकी कौमों से बात करें और महाजिरों को नजरअंदाज करें तो ऐसे शहर और मुल्क नहीं चलते जनाब। आपने मेयर कराची को चैलेंज किया था कि जितना टैक्स देती है कराची की आवाम, वो एक रिपोर्ट बनाई गई थी, जी उतना बजट इस शहर को नहीं मिलता। आपने चैलेंज भी किया था, सवाल से थोड़ा सी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस बेचारे को मैं तो बेचारा ही कहूंगा, गुल प्लाजा में अकेला दंदनाता घूम रहा है गरीब आदमी, उसकी जमात ने उसके साथ गेम करा। पहले तो मैं तो बस क्या ही बोलूं उस गरीब आदमी के लिए, मजलूम के लिए, लेकिन मैंने बिल्कुल चैलेंज किया था। मैंने कहा था आप कराची में तवातुर के साथ कुछ 10 मेगा प्रोजेक्ट्स गिना दें। उसके अंदर मैंने बताया कि कराची आप 25,000 अरब का आपका बजट है, कराची को बदले में आप डेवलपमेंट की सूरत में दे रहे हैं 80 अरब भी मैं आपको बहुत ज्यादा बता रहा हूं डेवलपमेंट बजट। वो स्टैट्स मेरे पास है नहीं, इसके ऊपर तो आप पूरा एक अलग पॉडकास्ट अगर रखें तो मैं कराची की बदहाली के ऊपर आपसे बात करूंगा कि यहां पर कितना टैक्स दिया जा रहा है। कराची अगर टैक्स दे रहा है 300 अरब रुपए, तो कराची को बदले में डेवलपमेंट की मद में मिलने 30 से 35 अरब रुपए, तो क्या ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर नहीं है? इसके ऊपर मैंने चैलेंज किया था कि आप बैठे और बैठे मीडिया पर नहीं, टॉक शो पे नहीं, आप वो जगह डिसाइड करें कि शाह फैसल नंबर 3 की चौरंगी पे बैठना है, कहीं और अवामी जगह पर बैठे। और अवामी जगह पर बैठ के अल्लाह का वास्ता उस मेयर से बेचारे से मैं गुजारिश करूंगा, मुर्तजा वहाब से, कि भाई आप सिर्फ NICVT नहीं गिनाना, आप गिनाओ कि 10 मेगा प्रोजेक्ट्स कितने हैं और फिर मैं बताऊंगा
कि शहर कराची के अंदर आपने जनवरी 2026 के अंदर या गालिबन दिसंबर 2025 में, मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है, इन्होंने कहा था करीमाबाद अंडरपास का इफ्तिताह हो जाएगा। आज हालत देख लें, जौहर वाला अंडरपास आज तक आप नहीं बना के दे पा रहे। बीआरटी लाइन जो आपको डालनी थी ये बोलान सज्जी हसन स्क्वायर वाले रोड पे, 2020 में इस रोड को मॉडिफाई करके वसीम अख्तर के टाइम पे ये रोड बना था फुजैल भाई, और अच्छा चौड़ा बड़ा रोड बना था। आज उसका हाल देखें, 4 साल होने को आ रहे हैं। आपकी नाअहली का सबूत ये है कि 4 सालों में आपसे एक मंसूबा पंजाब 45 दिन में कंप्लीट करता है, हर मंसूबा मेजॉरिटी ऑफ डेवलपमेंट स्कीम। यहां पर 4-4 साल लग रहे हैं आपसे, और हर बजट में आप उसके नाम पर पैसे दे रहे हैं। कितने पेपर में ऐसे बजट है जो बने नहीं है और उसको आपने पास करा हुआ है कि हाँ हुए में, उसके पैसे आप ले रहे हैं। हब कैनाल 2 की भी मैंने एप्लीकेशन लगाई हुई है, उस पर नैब ने एंटी करप्शन को इंक्वायरी मार्क की हुई है। मेरा स्टेटमेंट हो गया, हब कैनाल 2 जिस दिन बनी उसी दिन आपने वीडियोस देखी ना, आपके साथ सहाफी हजरात थे जिन्होंने शाया करी न्यूज़ेस के, उसी दिन 100 MGD पानी उस दिन नहीं आए जिस दिन वो हब कैनाल 2 बनी। और जो हब कैनाल 2 की जो बाउंड्रीज थी जिसके अंदर 2 लोगों को काम दिया था, वो तबाह हाल है। पानी छोड़ा था चेक करने के लिए, ट्रायल था वो, और वो ट्रायल के अंदर ही वो पूरा हब कैनाल 2 बह गया आपका। तो क्या रियासत जो है, क्या आवाम जो है वो मकामी हुकूमत से ये तो इसलिए अपनी नाअहलियां छुपा रहा है कि ये तो नंबर गेम सी बुनियाद पर आया हुआ है मेयर कराची, आवाम के वोटों से थोड़ी आया है, ये तो जमहूरियत का एक हुस्न है, नंबर गेम, उसके ऊपर ये आदमी आज मौजूद है। तो मैंने यही चैलेंज किया है, आप आओ कराची की कोई भी शाहरा चूज करो, उसके ऊपर बैठो और गिनाओ 10 मेगा प्रोजेक्ट। 106 सड़कें हैं ना केएमसी के बाद, उन 106 सड़कों का हाल ही मेयर कराची बता दे फैक्ट्स के साथ कि क्या हाल है आज इस कराची। महाजर सूबा क्यों जरूरी है? यहाँ से लोग जो सिंध की जो सिंधी कौम है वो आपके इस नारे पे बड़ी एग्रेसिव हो जाती है, वो कहती है सिंध का दिल है कराची। तो आप नहीं समझते आपका ये नारा कोई भी खून खराबा इस शहर में दोबारा पैदा कर सकता है? देखें, 2 जवाब दूंगा इसके क्लैरिटी के साथ। बहुत से लोगों को बुरी भी लगे, अगर कोई ये समझ रहा है कि खून खराबे की धमकियां देके झुका देगा, दबा देगा, तो ये कौम झुकने दबने वाली नहीं है। इस कौम ने 20 लाख जानों के नजराने दिए। इस कौम ने जब तकसीम हिंद की थानी थी तो तकसीम हिंद करा था इस कौम ने। तो अगर एक घर में बच्चे ज्यादा हो रहे हैं और हर घर में बच्चों के लिए कमरे या पोर्शंस बना दिए जाएं, तो क्या भाई आपस में खून खराबा कर देंगे कि नहीं घर के अंदर पोर्शन नहीं बनेंगे, घर के अंदर ये नहीं होगा वो नहीं होगा? मुहाजिर सूबा अगर बनेगा तो इसी सिंध में बनेगा। अगर कोई कौम परस्त लीडर ये समझता है कि खून खराबे की धमकी देके डरा देगा, तो फिर देखें, फिर मुकाबला करके देख लेंगे। कब बनेगा? हम तो ये सुनते हुए आ रहे हैं जब इस शहर में सिक्का चलता था। देखिए, वो जमातें जिनका गवर्नर भी ऐसा ही है, उनका हर चीज मतलब बड़ी बासर वजीर आला दिया वजीर आला नहीं ना, लेकिन चलता तो आपने 14 वज़रा दे दिए सर। कराची चलता तो 90 से ही था। 90 से बिल्कुल चलता होगा। जब तक सलामी 90 पे ना हो तब तक सियासत नहीं कर सकता। मैंने तो जिया अल्ताफ का नारा जरदारी साहब को लगाते हुए देखा है ना 2008-10 में। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मुशर्रफ साहब ने 14 वज़रा दे दिए, मुशर्रफ साहब ने गवर्नर दे दिया, मुशर्रफ साहब ने 300 अरब दे दिया। कोई ये सवाल तो करे जाके कि मुशर्रफ साहब उस टाइम के डिक्टेटर, उस टाइम के होल सोल करने वाले, वो क्या इतने कमजोर थे वो वजीर आला नहीं दे सके महाजिर? कोई वजह थी ना कि वजीर आला नहीं आ सका। यही तासुब कि सिंधी क्यों आप चलें, सूबे की बात अगर हटा दें फॉर अ टाइम भी, आप करें डिसाइड 2.5 साल महाजिर वजीर आला रहेगा, 2.5 साल सिंधी वजीर आला रहेगा। आप बनाए अपनी जमात में से किसी महाजिर को, वकार मेहदी को, नजमी आलम को, आसिफ मूसा को जो बल्दिया का है, उसके अलावा ये जो अभी सादिया जो हैं उनको बनाए, इनमें से बनाए आप किसी को वजीर आला। छोड़े एमक्यूएम को यार, छोड़े आप टीम महाजिर पाकिस्तान को, छोड़े महाजिर कल्चर डे को। आपकी अपनी जमात में जो महाजिर बैठे हैं, जो हाउस के मेंबर हैं, आप बनाए उनमें से किसी को वजीर आला। क्यों नहीं बनाया गया? क्या किसी महाजिर वजीर आला को पीपल्स पार्टी ने कभी महाजिर वजीर आला लेकर आई? पीपल्स पार्टी बनाए समीता अफजाल को मिनिस्टर, क्यों नहीं बनाते? ये तासुब हमने नहीं बोया, मैं फिर कहूंगा, ये तासुब इन्होंने बोया। और हमेशा याद रखिएगा, जरूरत इजाद की मां है।
जब आप गिनना छोड़ दोगे, जब आप पूछना छोड़ दोगे, आप सिस्टम चला रहे होगे, थाने ठेकों पे चल रहे होंगे, चौकियां ठेकों पे चल रही होंगी, बल्दियाती इदारे ठेकों पे चल रहे होंगे फुजैल भाई, फिर वहां ऐसी आवाजें लगती हैं और वहां कौम फिर ये कहती है कि हम डंपर के हाथों भी मारे जा रहे हैं ना, हम डकैती में भी मारे जा रहे हैं, हम झुलस के भी मारे जा रहे हैं, तो अपने हकूक के नाम पे, सूबे के नाम पे भी मरना कबूल है। इस कौम को अगर आप ये सोच रहे हो कि लेकिन इस तरफ तो कहा जाता है सिंध धरती हमारी माँ है, इसकी वादानियत पर जो हमला करेगा तो हमारा बड़ा एग्रेसिव जो मेरा मौकिफ ये है कि मेरी धरती माँ पाकिस्तान है, सिंध उसका सूबा है। तो ये मेरे लिए ये क्लैरिटी है, जो सिंध धरती माँ मानते हैं उनके लिए उनका मौकिफ मुबारक, मेरा मौकिफ ये है। और इसके अंदर मैं नहीं समझता किसी को तकलीफ होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आइन में मौजूद है ना, आइन में भी तो मौजूद है सूबे बनना। तो भुट्टो साहब आइन जिन्होंने बनाया, जिनके नाम की आज तक ये खा रहे हैं, मेरे ख्याल में तो भुट्टो सूबा तो सराइकी भी बन रहा था, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया। लेकिन उसकी तकरीबन चीजें तो कंप्लीट, मतलब एटलीस्ट प्रोसेस में तो गया वो। मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा, अभी बड़ी एक अहम बात कर रहा हूं फजल भाई। आइन देने वाला कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो आइन के अंदर सूबे का जिक्र जो आइन में शिक ऐड है, तो क्या भुट्टो साहब तासुब पसंद थे, लसानियत पे काम कर रहे थे? अगर वो कर रहे होते तो वो लिख देते ना, एक्सेप्ट फॉर सिंध, सब जगहों पे सूबे बनेंगे सिवाय सिंध के। उन्होंने लिखा नहीं लिखा। तो ये जो आज भुट्टो साहब के नाम की खा रहे हैं ये पीपल्स पार्टी, जो एक बंदा नजरिया भुट्टो पर नहीं है, जो एक बंदा नजरिया बीबी पे नहीं है, जो एक बंदा नजरिया बिलावल पे नहीं है, देखिए बात निकलेगी फिर बहुत दूर तक जाएगी। हमें पता है जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो किन शहरों ने जश्न मनाया था, किन लोगों ने, जो आज पीपल्स पार्टी के वुज़रा बैठे हुए इनमें से कौन कौन थे जिन्होंने उनके फांसी के बाद मिठाइयां तकसीम करी थी। और आज ये दावेदार बन रहे पीपल्स पार्टी के, आज ये दावेदार बन रहे सिंध के। कौन है? मैं नहीं जानता कि कितने ऐसे वुज़रा हैं जो 2002 में कहीं से कोई नाजिम था, कहीं से कोई एमपीए था, वो पीपल्स पार्टी के नहीं थे, 8 के बाद वो पीपल्स पार्टी में आए। तो ये अगर बात करेंगे, हमारी कौम के पास तो क्लैरिटी है। हम सूबे का नारा क्यों लगा रहे हैं? हम क्या पाकिस्तान को ओढ़े हैं? हम पाकिस्तान के आइन से मुनाफी कोई काम कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम कोई इंडिया से मदद मांग रहे हैं? हम कोई अमेरिका से मदद मांग रहे हैं? हम किससे मदद मांग रहे हैं? हम अपने आइन में हमें एक हुदूद दी है ना, हम उस आइन की हुदूद में रहते हुए आईनी मुतालबा कर रहे हैं ना। आइन हमें ये मुतालबे का हक देता है ना। आइन कहता है ना कि सूबे बने। ये जो करारदाद पास की है, रात को सोए सुबह उठे, चलो भाई करारदाद पास कर दी इस असेंबली ने, ये क्या आइन के मुनाफी नहीं है? कैसे हो सकता है? एक आइन कह रहा है पूरे पाकिस्तान में एक प्रोसेस, सियासत खतरे में आ जाएगी करारदाद पास नहीं करेंगे तो। अब तो सियासत, वही तो आपको बता रहा हूं, सियासत खतरे में आ गई ना। अब मैं कहता हूं, आज मुतालबा करता हूं, चलें कि कोई ऑपोजिशन का अरकान उठाए कल करारदाद और करे पेश असेंबली में और कहे कि सिंधु देश, जो सिंधु देश का नारा लगाता है वो गद्दार है। मैं देखता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करती है, उस करारदाद को, या नहीं, व्हाइट वॉश हो जाएगा। ये भी वही माइंडसेट है मेजॉरिटी ऑफ देम, जो पीपल्स पार्टी का लिबादा ओढ़कर सिंधु देश के हामी हैं। माजरत के साथ इल्जाम लगा रहे हैं आप, ये माजरत के साथ बहुत से लोग ऐसे, बहुत से लोग ऐसे, क्योंकि जो अमल हुआ है, जो करारदाद पेश की गई है, वो करारदाद जो भी पेश हुई है वो आइन के मुनाफी है। आइन कह रहा है जब पूरे पाकिस्तान में सूबे बनेंगे फुजैल भाई, एक प्रोसेस मौजूद है ना, प्रोसीजर मौजूद है ना आइन में, लेट देम अडॉप्ट दैट प्रोसीजर। करारदाद असेंबली में आए, फेल हो जाए, फेयर इनफ। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि एक वजीर आला, सूबे का वजीर आला, चीफ एग्जीक्यूटिव, जो हल्फ लेता है कि मैं किसी भी रंग, नस्ल, मजहब, कौमियत के अंदर कोई ऐसा जो है वो भाव ताव नहीं करूंगा, भे नहीं रखूंगा, वो वजीर आला ये करारदाद पेश कर रहा है, तो क्या करोड़ों जो कराची के अंदर या पूरे सिंध के अंदर लोग बसते हैं, जो महाजिर हैं या दूसरी कौमों से ताल्लुक रखते हैं, क्या उनका दिल नहीं दुखेगा कि एक वजीर आला की अगर ये मुतासिबाना सोच है, एक वजीर आला इस तासुब के ऊपर उतरा हुआ है
तो फिर क्या नीचे तासुब पेनिट्रेट नहीं होगा? तो इस पे सोचने की जरूरत है। आप अगली करारदाद पेश करें वजीर आला साहब पूरे सिंध की तरफ से, कराची की तरफ से, क्या अगर कराची सूबा नहीं बन सकता तो सिंध में रहते हुए जो सिंध को सिंधु देश के नाम से जोड़ता है वो भी गलत है? तो गलत है ना, उनके खिलाफ इदारे कार्रवाई तो करते हैं। करारदाद लाए ना, आइन से मनाफी करारदाद ला रहे हैं। एक जो चीज स्टेब्लिश है कि जो आर्टिकल 5 के अंदर मौजूद है, जो दायरा-ए-कार दिया हुआ है, उस दायरा-ए-कार से जो हटेगा वो आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होगा। आप लाए वो करारदाद, मैं भी देखता हूं। फिर हुब्बुल वतनी भी शक नहीं है किसी की, लेकिन आप अगर कौमियत पे बात करेंगे, आप अगर ये कहेंगे, आप किसी को जबरदस्ती कहेंगे कि ये कौम एक्सेप्ट करो, ये सकाफत अपने आप के अंदर जो है वो इस सकाफत को लेकर आओ, तो नहीं होगा जनाब। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें। आर्टिकल 239 सब क्लॉज 4 अगर कहता है, उसमें प्रोसीजर मौजूद है ऑल्टरिंग द लिमिट्स ऑफ द प्रोविंसेस का, उसको होने दें। आर्टिकल 48 का सब क्लॉज 6 अगर रेफरेंडम का कहता है तो वजीर आजम साहब रेफरेंडम करा लेना। 7 से इलेक्ट होने वाला हादसाती तौर पे वजीर आला अगर बन जाए और वो करारदाद पेश कर दे, उसकी करारदाद की क्या हैसियत और अहमियत रहेगी? मेरी नजर में तो नहीं है। मुतालबा तो कराची से उठ रहा है ना। 7 का इलेक्टेड एमपी है जो बाद में वजीर आला बना, पहले तो वो हाउस का मेंबर वहां से इलेक्ट होकर बना, वो करारदाद ला रहा है। कराची का मुतालबा नहीं सुना जा रहा, तो कराची का मुतालबा फिर वजीर आजम साहब सुने और करवाएं आर्टिकल 48 सब क्लॉज 6 के तहत रेफरेंडम। पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। बजट आए तो हमने कराची को ये दिया, हमने सिंध को ये दिया, हेल्थ में कराची को ये दिया, सिंध को ये दिया, एजुकेशन में कराची को ये दिया, सिंध को ये दिया। तो ये तफरीक, भाई आप ये कहो कि सूबा सिंध के कैपिटल, प्रोविंशियल कैपिटल शहर कराची में इतना लग रहा है, बकाया सिंध में इतना लग रहा है। आपने तो ये तफरीक फ्लोर ऑफ द हाउस चीख चीख के, कराची को इतना, सिंध को इतना, कराची को इतना, सिंध को इतना, तो ये तफरीक तो आप पैदा कर रहे हैं। और जब कराची मांगता है तो कराची सिंध का है, सिंध की वहदियत, उसको सिंध की जो है वो वादानियत के ऊपर जो है वो कुछ सवालिया निशानी, हम सिंध को तकसीम। भाई कौन कह रहा है सिंध को तकसीम करो? आपके मुतालबात, आपकी स्पीचेस, आपका जाबिराना, वडेराना, जागीरदाराना रवैया, रविश, माइंडसेट, आपके अल्फाज सिंध को तकसीम कर रहे हैं ना। वरना सिंध क्यों तकसीम होगा? सिंध को तकसीम होने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। और सिंध की पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में फौज मौजूद है ना। क्या सिंध की फौज अलग है? क्या पंजाब की फौज पाकिस्तान की फौज है ना? हर सूबे के जो बॉर्डर है उसकी रखवाली पाकिस्तान की फौज कर रही है ना। तो फिर ये कहां से सवाल आ जाता है सिंध को तकसीम? सिंध को, भाई पाकिस्तान तकसीम नहीं हो रहा। माजरत के साथ आपके बड़ों ने पाकिस्तान 2 लाख किया था यार। फिर मैं किसी तल्ख बात में जाऊंगा, ऑयल रिफाइनरी के ऊपर किसने रॉकेट लॉन्चर मारा? पीआईए का जहाज किसने हाईजैक किया? इधर हम उधर तुम का नारा किसने लगाया? जो लोग उसके अंदर थे, मेजॉरिटी में थे, वो रातों रात माइनॉरिटीज में कैसे तब्दील हुए? 2023 का बल्दियाती इलेक्शन, जो जमात मेजॉरिटी में थी वोटेड के जरिए, रात के अगले दिन पहर वो जमात माइनॉरिटीज में हो गई और एक नाअहल निकम्मा मेयर आकर सर पे मुसल्लत हो जाता है और वो दिखाता है जमहूरियत का जनाजा जरा धूम से निकलेगा। वो मेयर तो मकामी भी था कराची का, उसके बाद तो इख्तियारात ही नहीं थे। जब देखो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तियारात करो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तियारात करो ना, और उनके खिलाफ उनके तो पर्सनल सेक्रेटरी के आपने देखा करप्शन का जो पूरा एक निकला मामला। मेयर के पास इख्तियारात नहीं थे ना, और मेयर के इख्तियारात नहीं थे, उस बात की वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने कर दी ना। तो अब इस मेयर के पास कैसे इख्तियारात है? इस मेयर के पास क्या इख्तियारात है? क्या बोल तो रहा है भाई, मैं इख्तियारात के रोने नहीं रोता, मैं काम कर रहा हूं। कैसे रोएगा फुजैल भाई? एक बात बताएं, आपके वालिद साहब, आप जिस घर में रहते हैं, जिस खानदान में पले बढ़े, अगर उसके अंदर तमाम लोग डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, टीचर्स हो, आप इख्तियारात का रोना ये रोएं कि अपने किसी दोस्त का काम ना करा सके, तो वो बोलेगा ना यार इससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है, माजरत के साथ। तो ये आदमी जो 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहा, अरसा दराज से मुशीर है सिंध गवर्नमेंट का, तर्जुमान अलग है, बिलावल भुट्टो का तर्जुमान अलग है, आज वो शख्स मेयर बन गया, उसकी जिस पार्टी से ताल्लुक है उस पार्टी की 18 साल से सूबे में हुकूमत है, तो वो कैसे इख्तियारात का रोना रोएगा? उसका इख्तियारात का रोना का मतलब तो ये है कि लोग हंसेंगे कि यार एक, अच्छा ये कोई मेयर फौरन तो नहीं बने ना, इनको एक ट्रायल पीरियड दिया था ना एडमिनिस्ट्रेटर का, क्या किया इन्होंने?
कर देते आप उसमें कुछ। वसीम अख्तर ना आए, मान लिया, एडमिटेड। वसीम अख्तर के पास इख्तियारात का रोना था, एडमिटेड, वो खुद मानता था। वसीम अख्तर के इख्तियारात के रोने की तायीद, इंडोर्समेंट 2022 फरवरी के तफसीली आर्टिकल 140A के फैसले जो जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने दिया, उस जस्टिस गुलजार अहमद साहब के उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जब वो फैसला दिया तो उसमें 26 पैराग्राफ में डायरेक्शंस हैं। उसके अंदर मेजॉरिटी पे जो दुनिया का जो बल्दियाती निजाम है, टर्की का, साउथ अफ्रीका का, जर्मनी का, अलग ममालिक का, उसको रिफ्लेक्ट किया है। तो आप उस आर्टिकल 140A के फैसले को मनोमन इंप्लीमेंट कर दो, आप तो वो करने को तैयार नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 सालों से कानून साजी होने के लिए रुल रहा है जनाब। फिर आप कहते हो वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम जमहूरियत के अलंबरदार, हम आइन के मानने वाले, हम आइन के चाहने वाले, हम जमहूरी पार्टी। कौन सी जमहूरी पार्टी? आप एक माजरत के साथ आप उस नजरिए पे नहीं चल रहे। सिस्टम कौन चला रहा है किसको नहीं पता, हमें मालूम है, आपको मालूम है कैसे थाने चल रहे हैं, कैसे सिस्टम चल रहा है। क्यों नहीं आप नोटिस लेते? ले लें आप नोटिस। आपके सिस्टम की आड़ में गुल प्लाजा जल गया, रंबा प्लाजा, मिलेनियम मॉल, आरजे मॉल, अर्शी शॉपिंग सेंटर, लियारी की बिल्डिंग जो गिरी, डेंजरस साबित हुई थी, वो बिल्डिंग गिरी। तो ये, और उस पे सिंध हुकूमत कह रही है इनको नोटिस हुए हुए थे। हमने फायर सेफ्टी सर्वे किया था, लेकिन हमने वहां सख्त हाथ नहीं रखा, तो इसलिए। तो भाई हुकूमत हो ना यार, आप सख्त हाथ नहीं रखोगे तो कोई बैरूने मुल्क की हुकूमत आके हाथ रखेगी? आपको ही रखना है ना। क्यों? क्योंकि माजरत के साथ उन अफसरान के, हुकूमत की तो बात नहीं कर रहा, उन अफसरान के अंडर द टेबल्स बंधे हुए होंगे, कट्स बंधे हुए होंगे, कमीशंस होंगे, जिस वजह से वो वहां पर जाकर ऑपरेशन नहीं कर सके, बिल्डिंग को सील नहीं कर सके। उम्मीद है 28वीं आईनी तरमीम कराची वालों के लिए बेहतरी का जो है वो लेकर आए और कोई ऐसे फैसले शहर के लिए हो जाएं, क्योंकि शहर पूरे मुल्क को चला रहा है। अक्सरियत तो आपके पास नहीं है ना, कैसे 28वीं तरमीम? इमरान खान के पास अक्सरियत थी। तो फिर वही बात है, फिर तो फैसले करने वाले दूसरे हैं, आप और हम तो सिर्फ तमाचा ही है, सामने बैठने वाले रोबोट। भाई सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जिन्होंने 27वीं आईनी तरमीम पास करवाई वही 28वीं आईनी तरमीम पास करवाएंगे। बहुत अच्छा और मासूमाना अंदाज से आपने बता दिया। अच्छा ये बताएं सर, ये असेंबली फ्लोर पर जो हुआ है, हमने कभी नहीं देखा। बानी MQM अल्ताफ हुसैन साहब के जमाने में एक डिसिप्लिन देखा आपने इस पार्टी में, MNA MPA को झाड़ू तक देते हुए देखा, बिल्कुल सजाएं भुगतते हुए देखा अगर उनसे कुछ हो जाए। और यही जमात एक ही है, शख्सियात मुख्तलिफ हो गई और असेंबली में एक दूसरे को जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, अपने ही MPA MNA से लड़ रहे हैं। क्या ग्रुपिंग वाला जो तासुर सही है? वो नजर तो आ गया है, आपके सामने नजर आ गया है, अभी भी मानने को तैयार नहीं है ना। देखें, अब कहना नहीं चाहिए कोई ऐसा अल्फाज जिससे कोई ऑफेंड हो जाए, लेकिन बस अकल पे पर्दा इतनी बुरी चीज़ है कि वो फिर आपके सामने पड़ी हुई चीज़ भी आप सच साबित हकीकत नहीं मानते। रियलिटी, मैं कहता हूँ कि रियलिटी देख के जियो, रियलिटी में ज़िंदगी गुजारें। ये जो अमल हुआ है, इस अमल ने एक मतलब कि आप समझें लोगों के अंदर, आम पब्लिक में भी ये तासुर गया। एक पढ़े लिखों की जमात, लोअर मिडिल क्लास की जमात, जिसमें लड़के जाते थे कौम का मुकदमा पेश करते थे, आज ये हो रहा है कि वो अपनी आपसी रंजिशों के अंदर इस कदर मदहोश हुए हुए हैं कि वो आपसी लड़ाइयाँ, वो धमकियाँ एक दूसरे को दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि इसके ऊपर कॉग्निजेंस ले, और कॉग्निजेंस लेते हुए जो भी उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं इन अकॉर्डेंस विद देयर पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन, वो इनिशिएट करें। और अगर पॉलिटिकली इमेच्योर हैं अगर इनमें से कोई, तो फिर उनको पॉलिटिकली मैच्योर होने की ज़रूरत है, क्योंकि असेंबली में आपको भेजा है दूसरी जमातों से सियासी तौर पर लड़ने के लिए, और अगर आप अपने ही अरकान से सियासी तौर पे नहीं बल्कि गली मोहल्लों की तरह लड़ना शुरू हो जाओ, तो मेरे ख्याल में वो असेंबली का हाउस ऑगस्ट हाउस होता है,
वहाँ पर पूरी दुनिया एक ऑगस्ट हाउस को देखती है, पूरी दुनिया उस और सूबे की सबसे बड़ी, पूरे पाकिस्तान की वो शहर के अंदर मौजूदा असेंबली, जो शहर वफाक और सूबे को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, उस सूबे के सबसे बड़े शहर का अगर कोई नुमाइंदा, एक नुमाइंदा दूसरे को धमकी दे, फिर एक नुमाइंदे की जो है वो रुकनियत मुअत्तल हो जाए, तो बड़ा एक शेमफुल अमल है। अच्छा, इस शहर का जो हाल हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये माइनस अल्ताफ के बाद हुआ है? देखिए, अगर माइनस अल्ताफ के बाद होना होता ना तो 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने वोट नहीं पड़ते, और अगर माइनस अल्ताफ के बाद ये हाल होना होता तो 2013 में आप बंस रोड वाली सीट लूज नहीं करते, डिफेंस क्लिफ्टन वाली सीट लूज नहीं करते, और उसी का वो एक एग्रेशन था जो आपने फिर 9-0 पे एक वाकया देखा। नहीं, अल्ताफ हुसैन तो अभी भी दावा करते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो जाए तो यही शहर होगा, यही मैं हूँगा, फैसला आप खुद देख लीजिएगा। वो देखिए और वो तो ये भी बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, देखिए फैसला मैं अभी कर दूंगा। देखिए, फैसला अगर है तो फिर वही बात है कि रियासत को करना है, रियासत उनको पॉलिटिकली लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहे और उनको ऑन करना चाहे तो देखिए, एक जाहिर सी बात है, वो एक सियासी हकीकत तो इस शहर की रहे हैं ना, आप इससे नहीं डिनाई कर सकते। डिस्पाइट ऑफ ऑल दी फैक्ट्स, ऑल दी सिनेरियोज, 22 अगस्त का वाकया हो या उसके बाद जो उन्होंने हिंदुस्तान से मदद मांगी, कुछ भी किया, लेकिन अगर हम 22 अगस्त से पहले चले जाएं तो वो एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे, सियासी हकीकत के तौर पे, जिसमें लोगों को उनके लिए अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हुए देखा, बड़ी बड़ी सियासी जमातों को उनके दर पे आते हुए भी देखा। सिंस 1988 हमने ये हिस्ट्री पढ़ी है, तो एक सियासी हकीकत तो वो रहे हैं। अब अगर उस सियासी हकीकत को दोबारा आपको बहाल करना है तो वो फिर रियासत का मामला है, उनका मामला है, उसके अंदर ना हसन खान कुछ कर सकता है, ना फुजैल जतोई कुछ कर सकता है। शायद कल रियासत उनको ऑन कर दे तो आज जो उनसे बचते और कटते फिर रहे हैं वो उनके नाम के नारे मार रहे हो सकता है। तासुर तो ये भी दिया जा रहा है कि मुज़ाकरात इसी वजह से नहीं हो रहे क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को साथ रखा जाए दोबारा। देखें, उस मुज़ाकरात के अमल में ना मैं कभी बैठा हूँ नहीं, ये बातें आती हैं ना। देखें, हेरसे पे तो बहुत सारी चीजें के मुताबिक हेरसे पे तो बहुत सारी चीजें हैं, और हेरसे पे आप बिलीव करने से ज्यादा अच्छा ये है कि आप वक्त का इंतजार करें। वक्त बहुत सी चीजों को खोल भी देता है और वक्त बहुत सी चीजों को, रस्तों का, मंजिल का, सफर का तयन भी कर देता है। बट टिल टुडे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी जमातें हैं, मौजूदा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वही आगे भी चलेगा। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान को खोला जा रहा है या बानी एमक्यूएम को खोला जा रहा है। अभी तक ऐसी कोई खबरें, देखिए टीआरपीस के लिए तो लोग बहुत बात करते हैं, बट रियलिटी के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इमरान खान साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर अभी नजर नहीं आ रहा। खत्म हो गई सियासत, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। हमने इस मुल्क के अंदर जो मुजरिम थे उनको भी जाते हुए देखा बैरूने मुल्क, और वो मुजरिम के धड़ाधड़ केसेस बरी हुए, एयरपोर्ट पे उनका बायोमेट्रिक हो रहा है, उनकी बेल हो रही है, हमने इस मुल्क के अंदर वो भी देखा। तो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल, आप ये कह लें एलिमिनेशन कह लें, पॉलिटिकल एलिमिनेशन कहना इस बहुत ज्यादा प्रीमेच्योर स्टेज हो जाएगा, अर्ली हो जाएगा। और अल्ताफ हुसैन साहब का तो 10 सालों से कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ना आज करने नहीं दी जा रही ना, है करने नहीं दी जा रही। तो करने इसलिए नहीं दी जा रही ना कि वो उन पे एक बैंड लगा हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी बैंड है, और मैंने सुना है कि कोई पिटीशन वगैरह वहां पर अंडर प्रोसीडिंग्स हैं, तो वेट फॉर दी ऑनरेबल कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में आपने पिटीशन भी दायर की जी, गुल प्लाजा के खिलाफ, डंपर्स के खिलाफ भी आप हम आवाज होते हुए नजर आए। डकैती मुजाहिमत के दौरान भी जो लोग मारे जाते हैं आप खड़े हो जाते हैं। बात यह कि इस शहर के साथ ये कब तक होता रहेगा और इस शहर को बेहतर आप कब देख रहे हैं? आप देखिए, बात यह है, अगर एक बैकग्राउंड के ऊपर जाए ना तो ये शहर के अंदर अलमिया ये है कि ना यहाँ का डकैत मुकामी है, ना यहाँ के मुहाफिज मुकामी हैं। जिस दिन मुहाफिज मुकामी आ जाएंगे तो उस दिन आप सारी चीज़ों को सही होते हुए देखेंगे। लोकल पुलिसिंग, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, और ये दो चीज़ें मेन होती हैं कि जब एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट आ जाएगा कि उसको पता होगा कि उसके मसले डोर स्टेप्स पे हल होंगे। मुशर्रफ साहब का जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस था 2002 का या गालिबन 2001 का, जिसमें नेमतुल्लाह साहब आए, फिर मुस्तफा कमाल साहब आए,
तो उस तरीके का जब एम्पावर्ड बल्दियाती निज़ाम आ जाएगा, लोकल पुलिसिंग हो जाएगी, क्योंकि जब सिटी वार्डन्स रिक्रूट हुए थे तो मेजॉरिटी सिटी वार्डन्स मुझे बताते हैं कि सर हमारा लेटर जो था वो कम्युनिटी पुलिस के नाम से आया था। इट मींस कि उस टाइम पे इन चीज़ों को जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो इस शहर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर 18 साल एक करप्ट गवर्नमेंट आपके सर पे मुसल्लत हो गई, उसने तमाम इख्तियारात भी ले लिए, और जो लोग SHOs लगने हैं उनसे पहले वहां के लोगों को ट्रांसफर करते हैं कराची में, उनको SHOs लगा देते हैं। तो देखिए, जब तक लोकल पुलिसिंग फुजैल भाई आप नहीं करेंगे, करना जरूरी है। लंदन के अंदर मेट्रोपॉलिटन पुलिस अलग है, स्कॉटलैंड यार्ड अलग है, उनकी मुख्तलिफ ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस अलग है। यहाँ पर आप लोकल कराची का हर फैसला जिस दिन कराची का शहरी करने लगेगा, उस दिन कराची के मसले हल भी होते हुए नजर आएंगे। उस दिन कराची में आप किसी डकैत या आप कह लें कोई ऐसा राज या तो डकैतों का या बदमाशों का खत्म होते हुए देखेंगे। उसके लिए लोकल एम्पावरमेंट जरूरी है। बहुत शुक्रिया हसन भाई वक्त देने का। ये थे बैरिस्टर हसन खान साहब। इस पॉडकास्ट में इन्होंने बेहतरीन अंदाज में कराची का मुकदमा लड़ा है। दूसरे पॉडकास्ट में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।